दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुले तौर पर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। उसका एजेंडा बाबाओं के जरिए सामने आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कुछ बाबा तो अब मनुस्मृति को लागू करने की बात करने लगे हैं और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक गोयनका वो तो संविधान को ही खत्म करने की बात कर चुके हैं कि एक नया संविधान लिखा जाना चाहिए। समाजवाद, सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म, इन सब की बात करना और मूल अधिकारों की बात करना बेमानी है। ये विवेक गोयनका के अपनी थीसिस है, उनकी ये मान्यता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1940 में अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया और बीबीसी को इंटरव्यू देते समय जो चुनौती सामने रखी थी और जिस बात की चिंता जाहिर की थी कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो दलितों वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। आज जब खुले तौर पर हिंदुत्व की मुनादी बज रही है, ऐसे में दलित राजनीति, दलित चेतना और दलित अस्मिता की सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सवाल इसलिए भी कि इसी भारत के सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक बड़ा दौर रहा है। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की थी। दलितों के उत्पीड़न के सवाल हों या उनके अधिकारों के मसले, इस पर बड़ी मजबूती के साथ काम हुआ। अंबेडकर ने जो सपना दिखाया था सत्ता की चाबी हासिल करने का, उसे कांशीराम के जरिए उत्तर प्रदेश में कर दिखाया गया। दलितों में संविधान को लेकर के एक चेतना भी पैदा हुई और अपने अधिकारों को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा सजग कोई समाज है इस देश में और संविधान के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो समाज है वो दलित है। और इसलिए भी है कि उसके जीवन, उसके मनुष्य होने का भाव और मूल अधिकार उसे संविधान के जरिए ही प्राप्त होते हैं और कुछ विशेष प्रावधान भी और उनके उत्पीड़न के खिलाफ जो संरक्षण है उसका भी लेखा जोखा संविधान में है। तो जाहिर तौर पर उसके लिए जीवन मरण का सवाल है। लेकिन आज संविधान खतरे में है, ये बात चारों तरफ तैर रही है। ऐसे में बीएसपी का कमजोर पड़ना, और कमजोर पड़ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती ने अपनी बागडोर अब अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथ में सौंप दी है। वो मायावती जो पूरे देश में दलितों की मसीहा आप कहें वो है। उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक का दलित और खास करके जाटव जो मायावती को देवता की तरह पूजता है, भगवान की तरह मानता है। मैं देवी नहीं कहना चाहता, लेकिन एक ईश्वर की तरह जिनको मानता है। और डेफिनेटली दलितों के लिए भगवान और सब कुछ, सब ईश्वर, उसके अपने अधिकार हैं, उसका अपना संविधान है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं और उन विचारों को जो फॉलो करेगा वो उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत आदरणीय और सम्माननीय है। इस तरह से लोग मायावती को देखते थे। अभी बहुत उम्मीदें कम हुई हैं और लोगों में निराशा भी पनपी है। इस बीच में एक नौजवान खड़ा होता है, चंद्रशेखर आजाद, और उसके लाखों समर्थक जिनमें एक एग्रेशन भी है, जो अपने अधिकारों को लेकर के लड़ते भी हैं और मुकाबला करना भी जिनको आता है, जो डरते नहीं हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर उस संविधान के आप कह लें कि सच्चे सिपाही हैं। वो पिछले 4-5 सालों में जमीन पर सक्रिय हुए हैं। अब जब मायावती ने आकाश आनंद को सारी बागडोर दे दी है तो इसे किस रूप में देखा जाए। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि दलितों के अधिकार कैसे बचें, कैसे संविधान की हिफाजत हो और कैसे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाए।
इसीलिए इस पूरी राजनीति के बिसात पर इस समय दलित है, जो पूरे देश में 17.5-18% माना जाता है। हालांकि इस समय तो 20%, 21% करीब होगा। अकेले उत्तर प्रदेश में उसकी आबादी 21-22% है और विधानसभाओं में, लोकसभाओं में उसके लिए सुरक्षित सीटें हैं। और ये उसी पूना पैक्ट के जरिए और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के उस पूरे संघर्ष के जरिए प्राप्त हुई है और वो लगातार 10 साल के बाद बढ़ाई जाती रही हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो तो 10 साल के लिए है, लेकिन जो हमारा समाज है वो कैसे खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसके पास न तो जमीनें हैं और ना ही उसके पास ऐसी कोई संपत्ति है जिससे कोई व्यवसाय भी खड़ा कर सके। और सच्चाई तो ये है कि दलितों का अपना व्यवसाय भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो एक चाय की दुकान भी नहीं खोल सकता। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों कहा था कि मोदी जी आपकी तो चाय भी लोग खरीदते थे, हमारी तो कोई चाय भी नहीं पीना पसंद करेगा। तो एक ये मुश्किल थी। इंदिरा गांधी के समय पर, मायावती के समय पर जमीनें, कुछ पट्टे दिए गए उन भूमिहीन दलितों को, कुछ अति पिछड़ों को, जिसके जरिए घर भी उन्होंने बनाए, कुछ 1-2 बीघा जमीन भी मिली। लेकिन आज भी करीब करीब 70% दलित ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं या जो अभी ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, अगर हम उसको आर्थिक स्वायत्तता के रूप में देखें तो सवाल उनके स्वायत्तता का है और उनके मजबूती के साथ खड़े होने का है, ताकि इस देश के डेवलपमेंट में उनकी एक भूमिका हो सके। ऐसे में राजनीतिक सशक्तिकरण और चेतना ज्यादा जरूरी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है हिंदुत्व का, कि वो जो अशिक्षित तबका है उसको हिंदू बना करके, ब्रेन वॉश करके, उसे एक खास समुदाय के खिलाफ खड़ा करके, मंदिर मस्जिद के झगड़े में लगा करके, वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करना और फिर उनको फेंक देना, जैसे अशोक मोची का हुआ जो हाल, या भंवर मेघवंशी के साथ जो किया गया। तो दलितों को इस्तेमाल करके फेंक देना, ये हिंदुत्व की राजनीति की फितरत है। अब ऐसे में ये जरूरत थी कि एक पूरी दलित राजनीति और चेतना मजबूती के साथ खड़ी हो, और आज तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो एक दौर था जब कांग्रेस के सामने कांशीराम खड़े हुए, लेकिन आज जो सामने सत्ता है वो सत्ता बेहद खतरनाक है और खुले तौर पर वो हिंदुत्व की बात करती है। ऐसे में राजनीतिक बिसात पर दलित है, उसकी अस्मिता है, उसका जीवन है, उसके अधिकार है। मायावती ने आकाश आनंद को खड़ा करके क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को काउंटर किया है? काश ऐसा होता कि मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद जुड़ते, जिसको लेकर के पूरे दलित समाज में और ओबीसी समाज में भी ये चेतना रही है, उसकी ये हसरत रही है कि अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो नहीं हुआ। अब जब चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में भी कुछ सीटों पर बीएसपी से ज्यादा वोट लेकर के आते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा उन्होंने, खुद पिछले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको वोट करीब 5,000 के आसपास ही मिला था, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता है। तो ऐसे में क्या मुकाबला अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच देखने को मिलेगा? और अगर ये मुकाबला है तो भी क्या दलित राजनीति सुरक्षित है? क्या वास्तव में इस मुकाबले में भी दलित कहीं शतरंज की तरह है, वो बिसात पर नहीं है? उसकी जिंदगी जहां एकजुटता की जरूरत थी, वहां पर एक तो नई नवेली पार्टी और दो बहुत पुरानी पार्टी बीएसपी, इन दो के नौजवानों के बीच अगर ये मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में ऑब्वियस है कि एक को तो डिफीट खाना ही है। मायावती ने, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया आकाश आनंद को,
शायद उनकी कोशिश ये है कि आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव लड़ा करके और चंद्रशेखर से पहले वहां भेज देना, राजनीतिक रूप से उनको खड़ा कर देना। चूंकि उनके पास एक पूरी विरासत है बीएसपी की, थाती भी है और बीएसपी का अपना संपत्ति भी है जो पार्टी फंड होगा। तो एक तरह से कहें कि एक कैडर बेस्ड जो पार्टी है उसकी पूरी विरासत वो आकाश आनंद के हाथ में होगी। और अगर वो पहले चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को काउंटर किया जा सकता है। ये शायद मायावती की स्ट्रेटजी है। हालांकि मैं तो इसे दूसरे ढंग से देखता हूं कि मायावती ने शायद संकेत कर दिया है कि अब दलित जहां जाना चाहे वहां जाए, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ भी मुड़ जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो भविष्य है वो इस पर निर्भर करता है कि आकाश आनंद को लोग पसंद करते हैं या चंद्रशेखर आजाद को चुनते हैं। और अगर चंद्रशेखर आजाद को चुनते हैं तो डेफिनेटली फिर आकाश आनंद की पारी आगे नहीं बढ़ सकती, भले ही वो सांसद होकर के चले जाए। क्योंकि चंद्रशेखर ने एक संघर्ष किया है और थोड़ा लोगों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर ने जो राजनीति शुरू की वो थोड़ा जल्दबाजी है और टिक करके वो अभी नहीं खेल रहे, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन लगातार आंदोलन धर्मी बने रहना, जहां उत्पीड़न हो रहा है वहां पहुंचना, वो एक उनके प्रति हमदर्दी पैदा कर रहा है उस पूरे दलित समाज में। इसका फायदा डेफिनेटली चंद्रशेखर को मिलेगा। लेकिन अभी तो ये मुकाबला ही बना हुआ है कि आकाश उस बागडोर को आगे ले जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद को मौका मिलेगा। आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि होता है क्या। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।